तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 4 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी डिप्टी जेलर के नाम से, वहां पर जाकर के आपको सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ये आपका चौथे नंबर का मैथ का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और एप्टेक वाले सभी प्रश्न जो हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी एप्टेक ने लेटेस्ट में जो भी एग्जाम करवाए हैं वही प्रश्न आपको इन प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। एमपीएसआई प्री 2025 में पूछा गया है। देखिए, एक ट्रेन कार से 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होते हैं और 75 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। रास्ते में ट्रेन ने स्टेशनों पर रुकते हुए 12.5 मिनट का समय गंवा दिया है। आपको कार की चाल बतानी है। अब ये प्रश्न हमने अपने मन से नहीं रखा है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एमपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है। अभी आपको पता है एमपीएसआई का रिजल्ट भी आया और उसकी आंसर की भी आ चुकी है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लगा दिए क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने मॉक टेस्ट में कमेंट किया था कि सर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो भाई ये प्रश्न जो भी हम लेकर के आते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, वही लाते हैं ना। अब ये कंप्यूटर स्क्रीन से फोटो खींचा इसलिए थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, पर आप देख सकते हैं ये आपका एमपीएसआई का आंसर की है। वहां से हमने ये प्रश्न उठाया। देख लीजिए, ट्रेन कार से 50% तेज चल रही है। ए बिंदु से शुरू होते हैं 75 किलोमीटर की दूरी पर। यह वही प्रश्न है ना, तो इसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो भी अभी यहीं दिखा देते हैं, फिर कहाँ आपको लौट के दिखाने आएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं, राहुल की राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में बचत 1/3 उसके सार्वजनिक भविष्य निधि, है ना। तो जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपके जो एप्टेक का रिसेंट एग्जाम है, जैसे एमपीएसआई या फिर ग्रुप 4 हो गया, सब ग्रुप 2 का भी एग्जाम हुआ 2026 में, तो वही लेटेस्ट प्रश्न ही हम आपको करवाते हैं ना। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं भाई, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। प्रूफ भी हमने आपको दिखा दिया। चलो भाई, अब अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ट्रेन है ना, तो पहले एक तो ये ट्रेन है और एक आपकी क्या है, कार है। कह रहे हैं ट्रेन की जो चाल है वो कार से 50% तेज है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। मतलब कि अगर ट्रेन की जो कार है ना, अगर कार की चाल 2 है तो ट्रेन की चाल उससे 50% ज़्यादा है, यानी 2 से 1 ज़्यादा है, तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन की चाल 3 हो गई, कार की चाल 2 हो गई। आपको पता है कि जो समय होता है वो 4 का, मतलब जो चाल होती है ना उसका जस्ट अपोजिट होता है। भाई जितनी तेज चलेगी उतना कम समय लगेगा ना, तो इसका अपोजिट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि ये आपकी स्पीड यानी चाल हो गई, ये आपका टाइम हो गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो ट्रेन है उसकी चाल 3 है, समय 2 लग रहा है। जो कार है उसकी चाल 2 है, समय 3 लग रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर आप चाहो तो इस प्रश्न को यहीं पर उड़ा सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा। कैसे? देखिए, आपसे पूछा है कि भाई कार की चाल बताइए। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर होता है कि जब आप उसकी चाल निकालेंगे, मतलब कि जब आप इसकी स्पीड निकालेंगे, कार की स्पीड, तो हमको समय का डिवाइड देना पड़ेगा। तो कार का समय क्या है? 3 है ना। कार का समय क्या है? 3 है। तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखिए जो 3 से पूरी तरह से कट जाए। तो हमने देखा 100 तो 3 से कटता नहीं है सर, 130 भी 3 से नहीं कटता है, 110 भी 3 से नहीं कटता है। केवल ऑप्शन नंबर बी 120 किलोमीटर है जो 3 से कटेगा, जो टाइम से कटेगा। तो कार की चाल पूछी थी, चाल में टाइम का डिवाइड देंगे, तो जो कि 3 का हम डिवाइड देंगे तो 3 से कटने वाला केवल एक ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ से सीधे सीधे आंसर आप ऑप्शन नंबर बी भी लगा सकते थे। बाकी अब चलो हम सॉल्व करके बता देते हैं। चलो देखो, यहाँ से टाइम का रेशियो हमने निकाला था कि भाई कार और ट्रेन की टाइम का रेशियो निकल रहा था कितना, ये 3 टाइम ले रही थी और ये ट्रेन जो है वो 2 टाइम ले रही थी, है ना। अब इनका डिफरेंस बताइए। भाई जो 12.5 मिनट ट्रेन ने गंवाए हैं ना, वो इनके डिफरेंस के बराबर ही तो होंगे। तो भाई 3 में से 2 गए 1, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12.5 है, ठीक है। अब हम कार का टाइम निकाल लेते हैं। कार कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रही है ना, कार पहुंचने में कितना टाइम लेगी। तो भाई जो 12.5 है इसमें 3 का गुणा कर दो तो कार का टाइम निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमसे कार की ही स्पीड पूछी है। तो 12.5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आपका निकलेगा कितना? 37.5,
ठीक है, 37.5 मिनट निकल के आ गया। लेकिन मिनट में नहीं चाहिए हमको भाई, स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो ये मिनट में नहीं चाहिए हमको, घंटे में चाहिए। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो जब इसमें हम 60 का भाग देंगे ना, तो ये आपका आएगा 5/8 के आसपास, ठीक है ना, ये 5/8 आ जाएगा। जो टाइम होगा घंटे में वो 5/8 आ जाएगा। कितना टाइम, कार का 5/8 आ गया। दूरी कार को कितनी तय करनी है, 75 किलोमीटर की। तो बस इसी दूरी में जो है ना, ये इसके टाइम का डिवाइड दे देंगे। तो दूरी में टाइम का डिवाइड दीजिए, 75 किलोमीटर है, टाइम आपका 5/8 है, ये ऊपर जाएगा तो 8/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसको काटेंगे तो 15 बार कटेगा, 15 5 75 होता है। 15 और 8 का गुणा करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड निकल करके आ गई। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर लीजिए, चाहे पूरा का पूरा सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पर हमने आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी बता दिया है। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा था, 12.5 मिनट का आ रहा था, और इनके टाइम का अनुपात कितना था, 3:2, यानी कि इनके बीच में भी डिफरेंस कितना था, 1 का था। तो जो 1 की वैल्यू 12.5 आ रही थी, हमको निकालना है कार की स्पीड, तो भाई कार के टाइम में गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो कार का टाइम निकलेगा। तो 12.5 का हमने कार के टाइम में गुणा कर दिया, तो हमारा 37.5 मिनट आ गया। लेकिन घंटे में चेंज करना है, 60 का डिवाइड दे दिया, 5/8 आ गया। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि भाई दूरी में हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो ये 8 जो है गुणा में चला जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना था जो 8 से पूरी तरह कट जाता। तो 8 से भी पूरी तरह कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा समय आपको लगाया हमने इसको बताने में, बाकी और क्वेश्चन देखेंगे तो इतना समय नहीं लेंगे अपन, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो आपका MPSI का एग्जाम हो, MPASI हो, कांस्टेबल एग्जाम हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम जो अपने नोट्स तैयार करते हैं वो एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर ही तैयार करते हैं, और एप्टेक के लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने डिप्टी जेल प्रहरी और वन रक्षा के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जो आपको मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, पहले देख लें क्या क्या मिलेगा। तो GK GS, हिंदी, आपको साइंस, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ एक साथ में आपको मिलेगी। साथ ही साथ में आगे जो भी आपकी PDF आएगी, यानी जो भी मॉक टेस्ट आएगी, जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा, उन सब की PDF आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम टाइम पर आपको हम सुपर सिलेक्शन रिवीजन नोट्स देंगे। रिवीजन नोट्स क्या होते हैं वो भी आपको बता दें, आप देख लीजिए, अब देख रहे हो तो पूरा देख ही लो। रिवीजन नोट्स क्या होते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि ये हो गया मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में और आपके भारत में कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, तो इस तरह का एक पूरा पेज बना करके माइंड मैप में आपको दे देंगे शुक्ला सर सुपर रिवीजन नोट्स में। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी योजना एक साथ में मिल जाएंगी, ठीक है, और कौन कौन सी योजना कब चली है, क्या इसका उद्देश्य है, कितने कौन से टाइम पर चली है, वो सब कुछ आपको एक साथ में मिल जाएगा एक ही पेज में। जैसे आपको मुगल काल के बारे में पूरा पढ़ना है ना, तो मुगल काल के बारे में पूरी जानकारी आपको एक ही पेज में मिल जाएगी इस माइंड मैप के थ्रू। ये बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब पूरा क्या क्या काम किए और क्या क्या विशेषताएं थी। अगर आपको भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, इतिहास के स्रोत क्या हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके, ठीक है। और अभी कुछ नोट्स बीच बीच में भी हम सुपर रिवीजन नोट्स डालते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सुविधा आपको मात्र 189 रुपये में मिल रही है। कैसे प्राप्त करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत हम कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर देंगे, और जो अभी रिसेंट में रिवीजन नोट्स आए हैं वो भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और करंट सीरीज भी हमने चालू की है, जिसमें हम MP और इंडिया के करंट अफेयर को एक साथ में पढ़ा रहे हैं, एक साथ में कवर करा रहे हैं। कल हमने वीडियो डाली है, वो भी आप देख लेना। चलो अब दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं, जो अभी हमने आपको जस्ट कराया है, जस्ट आपको दिखाया है ना, अभी आपने देखा, हमने अभी दिखा था ना नीचे कि ये प्रश्न भी आपके MPSI प्री 2025 का ही है। प्रश्न है भाई, राहुल की राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में बचत का 1/3 उसके सार्वजनिक भविष्य निधि में बचत के आधे के बराबर है। यदि उसकी टोटल बचत, जो कुल बचत है, वो 1.5 लाख रुपए है, तो उसके सार्वजनिक भविष्य निधि में कितनी बचत है, ये आपसे पूछा गया है। चलो सीधे सीधे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, जो इसकी राष्ट्रीय बचत को हम बताएंगे N, राष्ट्रीय बचत को नेशनल यानी N से दर्शाएंगे। तो इसका जो 1/3 है ना, वो क्या है, भविष्य निधि जो उसकी है, जो उसका PPF है, उसका 1/2 के बराबर है।
ठीक है, ये बोला जा रहा है। कह रहे हैं ना, देखो 1/3 उसके सार्वजनिक भविष्य निधि के व्यय के आधे के बराबर यानी 1/2 के बराबर है। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए कि n अनुपात p क्या होगा। तो देखो जब कोई चीज बटे में दी गई हो ना तो उसका मान वही हो जाता है जो उसके बटे में दिया गया है। तो यहां से हम जब देखेंगे तो n का मान हो जाएगा 3, यानी n का मान हो जाएगा 3 और p का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको n का मान पता चल गया और p का मान भी पता चल गया। 3:2 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे करके, n अनुपात p बराबर 3:2। अब ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इन दोनों को जोड़ करके ही तो ये 1.5 लाख रुपए बने होंगे भाई, दोनों मिलकर के ही तो बचत कर रहे हैं। तो 3 और 2 को जोड़िए, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 लाख हो गई। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, काट दीजिए, 5×3 = 15, यानी कि ये आपकी 30,000 के आसपास हो गई x की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, आप अपने आप बता सकते हैं। कह रहे भाई भविष्य निधि वाला पैसा बता दो उसका। तो भविष्य निधि का पैसा क्या है, 2 है ना भाई। देखो जो नेशनल वाला है वो 3 है और भविष्य निधि का 2 है। तो बस इस 30 का इस 2 में गुणा कर दो। 30 का 2 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा और 60 हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे बड़ी आसानी से। MPSI प्री 2025 में पूछा गया है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पूरा हमने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया, आप आराम से सॉल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप नोट्स लेंगे आपको ये प्रैक्टिस सेट साथ में मिलेगा तो सॉल्यूशन भी आपको दिया रहेगा, है ना। तो सारे प्रश्न लेटेस्ट है, इसलिए आपको सारे प्रश्न लगा करके ही आपको एग्जाम में जाना है। ये देखिए, देखो क्या है, एक व्यक्ति यात्रा पर पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। यात्रा के पहले 320 किलोमीटर के लिए औसत चाल क्या होगी। कितना आपको यहाँ पर घुमाया है, आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि जब दूरी समान होती है तो भैया दूरी को हम काउंट में लेते ही नहीं है। देखो जा भी 160 रहा है और आ भी 160 रहा है, तो भाई 160 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। लास्ट में बता भी रहे भैया 320 किलोमीटर दूरी है, तो ये दूरी आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। हम जो काम करेंगे वो किस पर काम करेंगे, स्पीड पर काम करेंगे, क्योंकि हमसे औसत चाल पूछी गई है। और औसत चाल का आपको सूत्र पता ही है, क्या सूत्र है, 2ab/a+b। ये आपने सूत्र याद किया होगा, अच्छे से आपको याद होगा। तो बस अब यहीं पर हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका आंसर आपका 71.11 हो जाएगा। आप लोग आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 गुणा पहली स्पीड क्या है, 64 से जा रहा है और 80 से आ रहा है। ठीक है, और 80 और 64 को जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर उड़ा करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 72 आ गया। 72 दूनी 144 होता है। 8 से काटिए, कट जाएगा ना, 8 9 72, 8 10 80। ठीक है, अब इस 640 में 9 का डिवाइड दे करके देख लीजिए। देखिए तो 9 7 63, जब पहला जो अंक है वो 7 आ गया है, वो और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 71.11 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71.11 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूरी वैल्यू दी गई थी, है ना। इसका अपन कहीं यूज नहीं करेंगे, केवल स्पीड पर अपन काम करेंगे, क्योंकि अपन से औसत चाल ही पूछी है। दूरी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जितनी दूरी से वो जा रहा है, देखो एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर जा रहा है और फिर आगे की भी 160 किलोमीटर जा रहा है, तो भाई अब समान दूरी तय कर रहा है, तो क्या है मतलब, दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। स्पीड का काम होगा और औसत चाल की जो सूत्र होता है वो 2ab/a+b होता है। तो यहाँ से हम इसको निकाल रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर टिप भी लिख दिया हमने, जब दूरी समान हो तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलो भाई, चौथे नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, कुल 15 लड़कियों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, तो लड़कों की औसत ऊंचाई बता दीजिए। अब ये मीटर में नहीं होगी, है ना, 170 मीटर थोड़ी किसी की ऊंचाई होती है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसकी ट्रिक भी आपको बता देंगे। पहले आपको नॉर्मली सॉल्व करा देते हैं। देखो तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 165 है, तो भाई 100 पहले टोटल निकाल लेते हैं कि पूरे क्लास की औसत एज कितनी है। तो क्या करेंगे, 165 में 40 का गुणा करेंगे। गुणा कर लो भैया जल्दी से। 4 5 20 हासिल 2, 4 6 2 4 6 24 2 26 6 हासिल 2, 4 × 4 2 6। ठीक है, तो ये 6600 हो गई। पूरे जो आपका क्लास है उसकी टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 6600 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि कुल 15 लड़कियों की औसत ऊंचाई 160 है, तो लड़कियों की अलग निकाल लो, ये क्लास की हो गई। अब ये गर्ल्स की निकाल लेते हैं। गर्ल्स की क्या है, 160 गुणा में 15। अब देखो 15 और 16 का गुणा करना हो तो एक शानदार सी ट्रिक है कि इसमें क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर 225 आ गया, इसमें 15 ही जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 2 की 2, तो ये कितना हो जाएगा 24, मतलब कि 240 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 1 3 1 4
और 2 की 2, ठीक है, 240 हो गया, यानी कि 2400। तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की होगी 2400, ठीक है। अब देखो, अब इस 6600 में से इस 2400 को घटा दो तो बॉयज़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी, बॉयज़ की कितनी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये आप आराम से घटा करके देख लेना, वैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जब 6600 में से 2400 घटाएंगे तो बॉयज़ की जो ऊंचाई होगी वो निकल के आएगी 4200, ठीक है। ये केवल लड़कों की हो गई। अब देखो, अगर 40 में से 15 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं भाई, 40 में से 15 घटा दो, उतने लड़के हो जाएंगे, तो लड़के होंगे 25। उनसे उनकी जो है औसत ऊंचाई पूछी है, अब कुछ करना नहीं, 25 का भाग 4200 में दे दो, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 168 बार जाएगा, 168 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब सर ट्रिक आप कह रहे थे कुछ ट्रिक बताने की, चलो ट्रिक बता देते हैं। देखो टोटल कितने हैं, 40 हैं, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। गर्ल्स का बता दिया है कि सर गर्ल्स जो है ना, वो गर्ल्स की संख्या 15 है, तो बॉयज़ कितने हो गए, 25 हो गए। इनका रेशियो निकालो, रेशियो निकाला तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 और 3 का रेशियो निकला। अब ये पूरी टोटल क्लास की ही तो है, टोटल क्लास की ही तो रेशियो निकला है, तो 5 और 3 को जोड़ करके पूरे क्लास का रेशियो निकलेगा। 5 और 3 को जोड़ा कितना आ गया, 8। अब देखो 8 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा, तो हमने देखा कि 8 से 170 तो कटता ही नहीं है सर, ठीक है। 8 से 170 तो नहीं कटता सर, ठीक है। 172 भी नहीं कटेगा सर, ओके। 135 भी 8 से नहीं कटेगा। 168 जो है यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो 8 से पूरी तरह से कट रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन को देखते ही निकाल सकते थे। और फिर हम आपको बता दे रहे हैं, हमने अपने मन से नहीं बनाया है ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन, ये पूरा आपको ESB पर जो MPSI के आंसर की है वहां पर आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से अपना दिमाग लगा करके आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते थे। 40 को तोड़ देते 25 और 15 में, और यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, इन दोनों को जोड़ करके ही तो क्लास का रेशियो बनेगा। 5 और 3 को जोड़ा 8, अब 8 से कटने वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि अपन को 20 प्रश्न करने हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आप देखते ही उड़ा सकते हो। हमने कल आपको बताया था या मॉक टेस्ट में कराया था ना, कि जब भी आपसे ऐसे दिया गया हो कि A/B इसका मान 3/5 है, B/C इसका मान 2/3 है, तो बताइए ABC का मान पूछ ले आपसे, A और B का मान पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो। यहाँ पर आपसे A और B और C का मान पूछा है, तीनों का पूछा है, तो क्या करेंगे, जिसके सामने जो खाली हो वही लिख दो। 5 के सामने जगह खाली है तो 5 लिख दो, 2 के सामने जगह खाली है तो यही 2 उठाकर लिख दो, लो लिख दिया। अब कर लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 6, 10, 15 इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से इसको कर सकते हैं। और भी अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो A और C का अगर डायरेक्ट निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो। अगर A और C का निकालना है तो इस रेशियो कैसे लिख दो, 3/5 = 2/3, ठीक है। अब A और C का अगर निकालना है, पहले वाले का और आखिरी वाले का, तो सामने सामने का गुणा कर दो, 3 का 2 का गुणा किया 6, 5 का 3 का गुणा किया 15, तो ये A और C का मान आ गया, A का और C का। अब ऑप्शन में देख लो कहाँ पर शुरुआत जो है आपकी 6 से की गई है और अंत 15 पे हुआ, वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। तो शुरुआत ऑप्शन नंबर C में 6 से की है, अंत 15 पर किया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ट्रिक भी समझ में आ गई, नॉर्मल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लो भैया, 4 2 बार कर दिया है ना, तो आपको 21 प्रश्न मिल जाएंगे आप, ठीक है। तो एक चौथे नंबर का ये और फिर से चौथा नंबर डाल दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो 21 प्रश्न मिलेंगे आपको आज, ठीक है। 25 मतलब कि 20 नहीं 21 मिलेंगे। चलो क्या कह रहा है भाई, 5 फुट और 12 फुट आकार के एक पीले कालीन में 6 इंच चौड़ा गहरा लाल बॉर्डर है। गहरे लाल बॉर्डर की क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ये पहले देखो कि भाई एक जो है कालीन है, इतना बड़ा है कालीन, ठीक है ना, ये पीले रंग का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये देखो इसके अंदर जो है ये बॉर्डर बनाया गया है ना, ये गहरे लाल कलर से बॉर्डर को बनाया गया है। लाल कलर ही कर दे क्या, समझ में आ जाएगा सही से, है ना। तो ये लाल कलर का जो है ना ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है भाई, ओके। अब देखो ये आपकी जो लंबाई हो गई वो 12 है, चौड़ाई इसकी 6 है। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले पूरे कालीन का एरिया निकाल लो। तो पूरे कालीन का एरिया कैसे निकालेंगे, 12 और 6 का आपस में गुणा कर दो तो कालीन का एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि आ गया आपका 72, 12 × 6 = 72, ठीक है। अब देखो 6 इंच और 6 इंच, देखो हमको पता है भाई 12 इंच बराबर 1 फुट होता है ना,
12 इंच बराबर 1 फुट होता है। अब आपसे अंदर वाले जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर का एरिया पूछा गया है। तो अपन जब अंदर की ओर चलते हैं तो जितना एरिया दिया गया उतना घटा देते हैं। तो कह रहे हैं भाई 6 इंच का जो बॉर्डर है ना वो 6 इंच का है, तो 6 इंच इस तरफ से घटाएंगे तो 6 इंच इस तरफ से घटाएंगे, तो 6 इंच और 6 इंच मिलकर के कितना हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा, है ना, 12 इंच हो जाएगा। और 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, यानी कि दोनों तरफ से अपन को 1-1 फुट घटा देना है, उसका एरिया निकाल लेना है। आपका जो है लाल बॉर्डर का एरिया निकल करके आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर निकाला था कि 12 गुणा 6 बराबर 72 आ गया, ये पूरे का एरिया हो गया। अब 1-1 कम कर दो, तो 5 फुट में से 1 फुट कम करेंगे, मतलब 6 फुट में से 1 फुट कम करेंगे तो 5 फुट बचेगा। ठीक है, यहाँ से 12 फुट में से 1 फुट कम करेंगे, 11 बचेगा। ठीक है, अब इसके एरिया निकाल लो, तो 11 का 5 में गुणा किया तो 55 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से इन दोनों को घटा करके उस केवल बॉर्डर का एरिया निकाल सकते हैं। जो लाल बॉर्डर आपसे पूछा गया है केवल उसका एरिया आप निकाल सकते हैं, है ना। बड़े वाले आयत में से अंदर वाले आयत को घटा दो, तो जो बचेगा ना बीच वाला वो आपका लाल बॉर्डर का एरिया होगा, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। तो बस घटा दो, 12 में से 5 गई 7, और 7 वाला केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा करना चाहते हो पूरा कर लो, 7 में से 6 गई 17 वर्ग फुट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से ब्रीफ में आपको समझा दें, हमने यहाँ पर पहले पूरे आयत का एरिया निकाला जो कि 72 निकला। उसके बाद कह रहे हैं 6 इंच चौड़ाई का लाल बॉर्डर है। हम जानते हैं कि भाई 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से 6-6 इंच कम करेंगे। अगर हमको छोटे वाले जो आयत है, जो अंदर जो आयत है ना, जो ये आयत है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो दोनों तरफ से हमें 6 इंच कम करना पड़ेगा। जब 6-6 इंच कम करेंगे तो 1 फुट, यानी 12 इंच बराबर 1 फुट कम हो जाएगा। 1 फुट कम करेंगे तो 5 में से 6 में से घटाएंगे 5 बचेगा। उसके बाद 12 में से घटाएंगे 11 बचेगा। 11 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाएगा। और जब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो केवल ये जो एरिया है लाल एरिया वो हमको मिल जाएगा, जो कि हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया, आप लोग देख सकते हो। देखो अगला प्रश्न देखो, ये आपका एमपी ग्रुप 4 2025 में पूछा गया है कि भाई त्रिभुज में शीर्षों के निर्देशांक जो है वो 1,1 है, 5,5 है, 1,9 है। तो केंद्रक के निर्देशांक आपको बताने हैं। केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं आपको पता है, चलिए बता देते हैं। केंद्रक का निर्देशांक को हम जी से दर्शाते हैं। अब ये जी को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका x1, x2, x3, देखो सूत्र क्या होता है जी निकालने के लिए, x1 + x2 + x3, ये 3 हो गए, इसमें 3 का डिवाइड दे दो। ठीक है, तो एक निर्देशांक निकल आ जाएगा x का। अब y का निकालना तो यही y के साथ में कर दो, y1 + y2 + y3, इसमें भी 3 का डिवाइड दे दो तो y का मान निकल करके आ जाएगा। तो यही अपन से पूछा गया है, एक निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग हैं, एक निकाल लोगे तो दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। पहले को जोड़ो या दूसरे को जोड़ लो भाई। देखो पहला क्या है ना, पॉइंट में दिया गया, दूसरा निकाल लो तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो तो y का निर्देशांक निकालते हैं, 5 और 1 6, ठीक, 6 और 9 15, 15 में 3 का डिवाइड दो, कितना आएगा 5 आएगा, यानी y का निर्देशांक 5 आ रहा है। अब देखो कौन से ऑप्शन में y का निर्देशांक 5 दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए है जहां पर 5 दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। y के निर्देशांक यानी 1 निकालने से हमको हमारा आंसर मिल गया। अगर मान लो ऑप्शन सेम होते, 5 यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी 5 होता, तो क्या करते, तो हम x के भी निर्देशांक निकाल लेते। x का निकालो तो 1 और 5 6, 6 और 1 7 हो गया। 7 पे 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, फिर 2.33 आ जाएगा। आपके x के निर्देशांक 2.33, y के निर्देशांक 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक ऐसे ही निकालते हैं। x1, x2, x3 को जोड़कर 3 का डिवाइड दे दो, y1, y2, y3 को जोड़कर 3 का डिवाइड दे दो, आपके केंद्रक के निर्देशांक निकल करके आ जाएंगे किसी भी त्रिभुज के। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका MPSI का प्रश्न है। कह रहे हैं 11 की घात 4, देखो 11 की घात 4 पे घात 2 है, उसके बाद में 1/1331 पे घात 2 है। ठीक है, उसके बाद में गुणा 11 है, फिर प्लस 21 है। इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 जो है ना इसका गुणा 2 में करो तो 11 की घात 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गुणा 1/1331 को क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। 11 के जो क्यू होता है वो 1331 होता है। तो जब 3 हो गया, इस पे घात 2 चढ़ी हुई है, तो 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 11 की घात 6। ठीक है सर, उसके बाद में 1 11 है, फिर 21 है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये भाग में रहता है और भाग में घातें घट जाती हैं। हमने सुना है ना, जब बराबर संख्या हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 11 की घात 8 है, 11 की घात 6 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11 की घात 2। ठीक है, उसके बाद में आएगा 11 और प्लस आ जाएगा 21। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर।
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। हमने यहाँ से निकाल लिया कि 11 की घात 2 बची है सर, उसके बाद में ये 11 दिया गया था, उसके बाद में प्लस 21 था, इसी को हमें सॉल्व करना है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 1 पर घात 2 है और 1 पर घात 1 है, यानी कि 11 पे घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 को जोड़ो कितनी होगी, 3 हो जाएगी। तो 11 पे घात 3 हो गई सर, उसके बाद में इसमें 21 जोड़ दो, वही हमारा आंसर होगा। अभी हमने बताया था कि 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, ठीक है। इसी में 21 जोड़ दो, 21 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 52 वाला हमारा आंसर होगा। सर 52 तो बहुत दिया है, तीनों में 52 दिया है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 3 2 5 हो गया, 13 का 13 लिख दो, 1352 हमारा आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, सारी बातें समझ में आ गई। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप इसको आराम से देख सकते हो। चलो भैया, ये रहा अगला प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मूलधन जो है ना 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये। इसको सॉल्व करने की बहुत सीधी ट्रिक है कि भाई 3 वर्षों में, मतलब 3 वर्षों में ये 2 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ये जो 2 गुना की बात की गई ना, 2 लिख देंगे। और कह रहे हैं कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। अब ये जो 8 है, इस 8 को अगर हम 2 की पावर में चेंज करें तो कितनी बार जाएगा। तो भाई 2 की पावर अगर 3 लिख दो ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। तो ये चाहे 8 लिख दो, चाहे 2 की पावर 3 लिख दो। अब हमने लिख लिया सामने सामने कि 3 वर्ष बराबर 2 की पावर 3। अब कुछ नहीं करना है, इसी 3 का इस 3 में गुणा कर दो भैया, 3 त्रिक 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 9 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि कह रहे हैं भैया स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो 2 की पावर चढ़ाना है, और हमेशा आपको इस तरह का अंक दिया गया होगा कि भाई ये 2 की पावर में ही आएगा। मान लो 16 कह देते हैं आप, स्वयं का 16 गुना कब हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 हो जाती। अगर कहते हैं मान लीजिए 256 गुना कितना हो जाएगा, तो उसी हिसाब से घात चढ़ाते चले जाते। अगर 2 गुना की बात की गई तो बेस में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 की घात 3 हो गया, 3 ऑलरेडी दे रखा था, 3 वर्ष, बस इस 3 का इस 3 में गुणा करना था, 9 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न। यहां पर आपसे HCF पूछा है कि भाई 3/4 और 4/5 और 7/60, इसका आपको HCF बताना है। बताइए। तो भिन्नों के HCF निकालने का एक नियम होता है। HCF अगर निकाल रहे हो, जिस भी संख्या का HCF निकाल रहे हो, तो ऊपर जो अंश होता है ना, इसका HCF निकाल लो। यानी कि HCF का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। ऊपर का HCF निकालना है, नीचे का LCM निकालना है, यही हमारा आंसर होगा। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो भैया, तो 3, 4 और 7 इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तीनों अलग अलग है, तो इनका HCF क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है, 1 निकलेगा इसका HCF हमेशा। अब देखो 1 कहाँ पर, पहली बात 84 तो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 1 दिया है, 1/60 दिया, 7/5 दिया है। अब इसका LCM निकाल लो, बताओ। तो 4, 5 और 60 जो हर दिया है, हर का LCM निकालना है। तो 4, 5 और 60 का अगर LCM निकालोगे तो क्या निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 60 दिखाई दे रही है। अब ये 60 4 से कटती है, हाँ सर कटती है, 15 चौक 60 होता है। क्या ये 60 5 से कटती है, हाँ सर कटती है, 12 पंचे 60 होता है। यानी ये 60 जो है ना, यही आपका LCM हो जाएगा। तो ऊपर HCF, नीचे LCM, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी भिन्न का HCF निकालने के लिए ऊपर का HCF निकालते हैं, नीचे का LCM निकालते हैं। HCF हमको मिला 1, LCM हमको मिला 60, 1/60, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे कहते नहीं भैया इसका LCM बता दो, तो क्या करते, तो फिर अंश का LCM निकाल लेते और हर का जो HCF निकाल लेते। ध्यान रखना, जो भी पूछा जाए भिन्नों में, अगर आपसे HCF पूछ रहे हैं तो अंश का HCF निकालना है, अगर आपसे LCM पूछ रहे हैं तो अंश का LCM निकालना है। सारा गेम अंश पर ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ये भी आपका MPSI प्री का है। क्या कह रहे हैं, ए जो है ना 25 घंटे में 750 प्रश्न लिख पाता है, ठीक है। ए और बी मिलकर के 27 घंटे में 1350 प्रश्न लिख लेते हैं, तो बी 420 प्रश्न लिखने में कितना समय लगेगा। चलो निकाल लेते हैं भाई। कह रहा है भाई ए जो है ना, तो ए की पहली एफिशिएंसी निकाल लो। ए क्या कर रहा है, 750 प्रश्न कितने में, 25 घंटे में टाइप कर रहा है या फिर लिख रहा है, तो काट दो। तो 25 से 75, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। इसको अलग लिख लिया हमने। कह रहे हैं कि जो ए प्लस बी है ना, ये दोनों मिलकर के 1350 प्रश्न 27 घंटे में लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो काट दो, तो काटोगे तो 27 पंचे 135 होता है, यानी यहाँ पर ये 50 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 50, ए की इफिशियंसी आ गई 30। अब हमको पूछा भाई बी का पूछ रहे हैं कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से बी की इफिशियंसी निकाल सकते हो ना भाई। ए का मान 30 रख दो, यहाँ पर कलर चेंज कर लें, ब्लू कर लेते हैं। देखो ए का मान 30 रखा हमने, बी की बी रख दो, यहाँ पर 50। अब बी का मान निकालना हो तो 30 उस तरफ चला जाएगा,
तो बी बराबर 50 में से 30 गया, कितना बचा, 20 बचा। ठीक है, तो बी की जो इफिशियंसी है वो निकल करके आ गई कितनी, 20। बी की इफिशियंसी 20 निकल के आ गई। कितने पेज टाइप करने हैं बी को, 420 पेज टाइप करने हैं, तो 420 ऊपर लिख दो, लो भैया काट दो, 0 से 0 खत्म, 2 से 42 को काटोगे 21 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं 12। पूरा सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप आराम से इसको कर लेना। ठीक है, देखो अगर सवाल लगा रहे हो, एक महोदय हैं, वो महोदय प्रीवियस ईयर के सवालों को लगवा रहे हैं, भैया PYQ का कोई मतलब नहीं रह गया है मेरे भाई। 2023-2017 के प्रश्नों को मत लगाओ, क्यों, क्योंकि इस टाइम पर एग्जाम एग्जीक्यूटिव करवा रही थी। ठीक है, अभी एग्जाम एपटेक करवा रही है ना, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न मत लगाओ, प्रीवियस ईयर के प्रश्न मत लगाओ, लेकिन प्रीवियस एपटेक प्रश्न लगाओ। यानी कि अभी एग्जाम जो एपटेक ने लिए हैं, जैसे आपका MPSI हो गया, एपटेक ने लिया है, MP पुलिस कांस्टेबल हो गया 2025 वाला, एपटेक ने लिया है, MP आबकारी एपटेक ने लिया है, अभी सब ग्रुप 3 का एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले 2026 में, एपटेक ने लिया है, ग्रुप 4 का पहला एग्जाम जो एपटेक का था, एपटेक ने लिया। तो इनके प्रश्नों को लगाना है, 2023 और 17 के प्रश्नों को मत लगाओ मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, अपने आप को पता नहीं क्या कह रहे थे, और वो भैया वही सवाल लगा रहे हैं, मत लगाओ, समय खराब मत करो। ठीक है मेरे भाई, और हमारा काम यही रहता है भाई, लेटेस्ट जो भी अभी आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, उसके भी प्रश्न हमारे पास में आ जाएंगे, उसके भी प्रश्नों को आपको सॉल्व करा देंगे, एकदम ताजे ताजे प्रश्न होंगे। अभी आपका सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ है, उसके भी प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं, उसके भी प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस सेट में लगवा देंगे, बिल्कुल 2026 के लेटेस्ट वाले, है ना। तो बस लेटेस्ट देखते चलो कि भाई पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसी आधार पर तैयारी करते रहो। अब पुराने की तैयारी करोगे तो भाई पुराने ही रह जाओगे, समय हो गया है चेंज। देखो कह रहे हैं कि भाई अब देखो इतना बड़ा सवाल है, इसको आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, बस आपको देखने का नजरिया बदलना है। 810 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोलाकार बेसन के लड्डू को 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे जो बेसन के लड्डू हैं, गोल लड्डुओं में तोड़ा जाता है। ठीक है, सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। अब देखो आपसे संख्या पूछी क्या, नहीं पूछी है, अनुपात पूछा है ना, और सारी वैल्यू समान दे रखी हैं। देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी पूछा है, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। जब सब कुछ समान है मेरे भाई तो कुछ करना ही नहीं है, इस 810 को यहाँ पर लिख दो, इसके रेशियो में 90 लिख दो, काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 9 1 9 और 9 9 81, 9:1 आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये रहा आंसर। पूरा बैठ करके सॉल्व करना चाहते हो तो लगाओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² और निकालते रहो बढ़िया बैठ करके, 4/3 आयतन निकालते रहो। कुछ नहीं निकालना भैया, पहले आप देखो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्या कह रहा है, सब कुछ बराबर है, सेंटीमीटर भी दिया रखा है, कहीं पर कोई मीटर नहीं दिया है। ठीक है, गोल ये भी है, गोल ये भी है, कहीं ऐसा तो है नहीं भाई वो आयत है या फिर उसमें डब्बे में भरना है वो गोल है, कुछ नहीं है, चौकोर भी नहीं है, दोनों गोल हैं, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, दोनों का पूरा मतलब कि यूनिट भी समान दे रखी है। तो बस आप करना ही क्या है, रेशियो निकालना, तो सीधे सीधे रख दो 810 और 90, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। फालतू के और प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई, दोनों का TSA पूछा है, दोनों का यूनिट समान है, सीधे अनुपात लिख दो, है ना। चलो 13 नंबर देखो, 13 नंबर का प्रश्न है, बहुत सरल है, कई बार आपको बता रखा है। किसी संख्या में 361 से भाग देने पर शेष फल 12 बचता है, उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। कुछ भी नहीं करना है, इस 361 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जो बाद वाला 12 बचा है ना, इसी 12 में जो बाद का शेषफल है और इसी 7 से भाग दे करके देख लो, 7 1 7, 5 बचेगा, यही आपका शेषफल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ये आपका MP ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 वाले में, अभी वाले में पूछा, फरवरी में एग्जाम हुआ है, ठीक है, सब 1 ग्रुप और सब ग्रुप 2 का, ठीक है ना, अभी एग्जाम हुआ है, तो उसका ये प्रश्न है। आगे समझ में, ऐसे प्रश्नों में इस 361 का कोई मतलब नहीं रहता है, बस बाद वाला जो शेषफल बच रहा है उसी में जिससे भाग देने की बात कर रहे हैं, भाग दे दो, 5 आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये भैया हमने अपने ऊपर बनाया है, मतलब वहाँ पर तो लिखा MPSI वाले में कुछ और लोगों का नाम लिखा था, लेकिन हमने कहा अपन अपने पे बना देते हैं। शुक्ला सर अपने सुपर नोट्स पर 30% की त्योहार की छूट दे रहे हैं, ठीक है। राकेश हमारा एक स्टूडेंट है, मान लीजिए, नोट्स खरीदता है और कुल 1110 रुपये की ये छूट प्राप्त करता है, तो नोट्स का अंकित मूल्य बताइए कि नोट्स का अंकित मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या था। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं भैया अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है सर। क्या कह रहे हैं, 30% की छूट दे रहे हैं, हमने 30% की छूट दी शुक्ला सर ने, ठीक है। उसको रुपए में कितनी छूट मिली, रुपए में 1110 रुपये की छूट मिली, तो अब निकाल लो भैया, 1% की वैल्यू निकाल लो, 30 पहुंच जाएगा नीचे, लेकिन हमको तो पूरा चाहिए 100% की छूट, मतलब 100% उसका CP चाहिए ना, या MP चाहिए ना, तो 100% होगा, तो 100 का गुणा कर दो, लो भैया काट दो, 0 से 0 खत्म, ठीक है,
अभी यहाँ खत्म मत करो, इससे ये वाला खत्म कर दो, ठीक है ना। अब इसको काट के देख लो, तो 3 त्रिक 9, 3 7 21, ये आ गया 37, ठीक है। 37 यानी कि ये आपका आ गया 37। अब हमसे पूछा 100 की वैल्यू, तो ये 100 का गुणा कर दो इसमें, 3700 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, डी में दिया गया है, ठीक है। फिर से बता दें, फिर से देख लो, कोई भी वैल्यू हो अपने आप में 100% होती है। ये कह रहे हैं भैया 30% की त्योहार की छूट दे रहे हैं शुक्ला सर, जल्दी जल्दी खरीद लो, तो 30% की छूट दे रखी है। अब ये 30% की छूट इन्होंने शुक्ला सर ने दी, उसको टोटल कितनी छूट मिली, 1110 रुपये की मिली। तो यहाँ पर 30% की वैल्यू 1110 हो जाएगी, 1% की वैल्यू निकालेंगे 30 नीचे पहुँच जाएगा, लेकिन हमको 100% की चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे। अब काट दो भैया, 0 से 0 उड़ा देंगे, 3 से इसको काटेंगे 111 को, तो 3 त्रिक 9, 3 7 21 हो जाएगा। अब इस 37 में 100 का गुणा करेंगे, 3700 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, अच्छे से देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 15 नंबर का प्रश्न, बहुत खतरनाक है देखने में, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे सर, लेकिन आप निकाल रहे होंगे चुटकियों में, बिल्कुल। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे थे MPSI में, लोग देख करके एकदम से डर गए थे, खतरनाक से क्या है, 17,300, 17,400, 17,500, 17,300, 18,200, 17,300, 17,700। भैया इसमें बताना बहुलक बताइए। जैसे ही बहुलक शब्द मिल गया, बहुलक का अर्थ होता है बहु, बहु का अर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। बस आपको इसमें इतना देखना था, कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है, वही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं, 17,800 है क्या कहीं, 17,800 तो है ही नहीं सर, तो ऑप्शन में कहाँ से आ गया, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 17,300 देखो सर, हाँ सर, एक बार 17,300 ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 3 बार 17,300 आया है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। 17,400 ये तो एक ही बार आया सर, 17,200, 17,200 भी नहीं आया है सर, तो ये दोनों तो फर्जी ही ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है ना। तो अपना जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो है 17,300, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखने में खतरनाक, लेकिन सॉल्व करने में सेकंड वाला काम था, ठीक है। चलो अब देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, MPSI प्री का एग्जाम है, अलजेब्रा का प्रश्न है कि भाई fx बराबर 3x³ - 5x² + 2x + 8 को 2x - 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा। रिमाइंडर थ्योरम से प्रश्न पूछा गया है। जब भी आपसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो भाई इसमें जो है ना, ये x की वैल्यू निकाल लो आप, x की वैल्यू निकाल करके उसका मान इसमें रख दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलो सर निकाल लेते हैं, तो 2x - 1 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/2। x का मान 1/2 आ गया, अब उसको इसमें फिट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। 3 गुणा 1/2 पे घात 3 है ना, 1/2 पे घात 3 करोगे तो क्या होगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 पे घात 3 है, तो 2 पे घात 3 अभी बताया था, 2 पे घात 3 कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो गया आपका 8, ओके। 5 गुणा में x², 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है, ओके। प्लस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 खत्म, 1 ही बचा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आपका 8 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 3/8 प्लस 5/4 प्लस 8, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कन्फर्म है नीचे 8 आएगा, तो सर सब में नीचे 8 आ रहा है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने सॉल्व करके बता दिया, आप देख सकते हो, ये रहा आपका 3/8 - 5/4, देखो 3/8 - 5/4 प्लस कितना है 2 और प्लस 8, ये तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 - 10 प्लस कितना हो जाएगा, अब इसको 8 × 8 64, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका पूरा निकल के आएगा 65.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप इसको अच्छे से लिख करके सॉल्व कर लेना, बस आपको केवल x का मान निकाल करके इसमें पुट करना रहता है। जो आपको पूरा समीकरण दिया है इसमें x का मान निकाल करके केवल पुट करना रहता है और आपका आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। बस इसमें 2 पूरा कट जाएगा, 1/2 है ना, यहाँ पर 1 बचेगा, ध्यान रखना यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, ऐसा मत करना कि इसको 0 कर देना, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के 9 हो जाएंगे, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है, ठीक है। इसमें उपस्थित पानी की मात्रा 28,800 घन मीटर है, पानी की गहराई कितनी है। पानी की गहराई आपसे पूछा है, MP ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 फरवरी में पूछा गया है, उसका ये प्रश्न है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करना रहता है आपको, आधार का क्षेत्रफल जो दिया है ना 720, ठीक है, इस आधार के क्षेत्रफल का डिवाइड दे दो सीधे सीधे 28,800 में।
28,800 में इसका डिवाइड दे करके देख लो, यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयताकार टैंक है। आयताकार जब टैंक होता है उसकी अगर मात्रा पूछी गई हो तो जो आधार होता है ना, उसी आधार के ऊपर तो पूरा पानी भरा रहता है ना, तो बस इसी आधार का डिवाइड इसमें दे देते हैं। अब काट करके देख लो इसको आराम से, जब काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये रहा सॉल्व करके बताया हमने आपको। तो ये 720 से जब इसको काटोगे तो 40 मीटर जो है वो इसका आधा मतलब आंसर निकल करके आ जाएगा। भाई हम जानते हैं ना आयतन, भाई जो पानी भरा रहेगा, ये टंकी है आपकी, ठीक है, ये टंकी है, ठीक है। अब इसमें जो पानी भरा रहेगा ना वो उसका आयतन ही तो होगा भाई, आयतन में ही तो पानी भरा रहेगा। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये आयतन का मान होता है। आयतन तो हमको दे रखा है सर, यहाँ पर हमको आयतन तो दे रखा है, कितना? 28,800 आयतन दे रखा है सर, ठीक है। आधार की जो क्षेत्रफल है ना सर वो भी दे रखा है, कितना? 720 दे रखा है। अब आपसे ऊंचाई पूछी है तो बस ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख करके 72 का डिवाइड इसमें दे देना, दे करके देखोगे तो 40 मीटर इसका आंसर निकल करके आएगा, ठीक है भाई। चलो 18 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत की चौड़ाई जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है, ओके। वर्ग का क्षेत्रफल सर 400 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, कंपैरिजन वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है ना, ये भी, इसको भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं वो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया गया है। हम जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो a² बराबर 400 दे रखा है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, जब a की वैल्यू निकालोगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू निकलेगी 400 का वर्ग, 400 जो है ना वो किसका वर्ग होता है? 20 का होता है। तो a की वैल्यू आ गई 20, यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू 20 आ गई है। और परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 20 गुणा 4 ये हो गया 80। तो ये वर्ग का परिमाप भी 80 है, और कह रहे हैं कि जो आयत है ना उसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो चाहे वर्ग का परिमाप हो चाहे वो आयत का परिमाप हो, दोनों 80 है। हमको पता चल गया कि सर आयत के बारे में पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप हमको मिल गया है सर, आयत का परिमाप है 80, ठीक है। और आयत की चौड़ाई दे रखी है 12। अब आयत की लंबाई निकाल लो। आयत की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, जो परिमाप होता है ना उसका आधा कर देते हैं। तो परिमाप है सर 80 का आधा कर देंगे और उसमें से जो चौड़ाई दे रखी है उसको घटा देंगे, तो हमको लंबाई मिल जाएगी। डायरेक्ट याद रखना, अगर किसी का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है, आपको लंबाई निकालनी है तो परिमाप में 2 का डिवाइड देंगे या फिर परिमाप को आधा करेंगे और उसमें से चौड़ाई को घटा देंगे। तो 2 का जब इसको भाग दिया हमने 80 में तो ये आया 40, और 40 में से जब हमने 12 को घटाया तो यहाँ पर आ गया 28। अब देखो लंबाई हमको मिल गई 28, चौड़ाई हमको मिल गई 12, ठीक है। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस हमारे पास लंबाई 28 है, ठीक है, 28 है, चौड़ाई 12 है। अब इसका आपस में गुणा कर दो, 12 8 96, यानी यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है। पहली डिजिट यूनिट डिजिट पे 6 है, केवल ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, गुणा 12 कर देना। 12 8 96 की 6 यहाँ से लगी 9, और आपका 12 दूनी 24, 24 और 9 आपका 33 हो जाएगा, 336 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बात समझ में, ये कंपैरिजन वाले सवाल होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अपन को सारी चीज़ें निकाल लेना है, फिर उसके बाद में इसमें फिट कर देना है ना। सबसे आसान होता है भाई वर्ग अगर दिया गया हो, वर्ग से आप इसका जो है भुजा निकाल सकते हो, और भुजा से आपकी जो है भुजा की लंबाई जब निकल आए तो कोई भी परिमाप पूछे उसकी भुजा की लंबाइयों का योग उसका परिमाप होता है। 20 निकली, 20 4 गुणा किया 80 आ गया। इसका परिमाप और आयत का परिमाप सेम था, और आयत के परिमाप से आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं? परिमाप का आधा करो, चौड़ाई को घटा दो, लंबाई मिल जाएगी, और लंबाई और चौड़ाई के गुणा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप यहाँ पर आराम से देख लेना। चलो 19 नंबर देखो क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है एक घनाकार कमरा है, ठीक है, उसमें रखी गई सबसे लंबी छड़ 21√3 मीटर की है, तो फर्श का क्षेत्रफल आपको बताना है। पहली बात, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, ठीक है ना। किसी भी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, या फिर भुजा स्क्वायर होता है। सर भुजा कैसे निकालेंगे ये तो बता दो, अभी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी कमरा है उसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जाएगी? जो उसका विकर्ण होगा, जो विकर्ण होगा वही तो उसकी लंबी छड़ होगी, सबसे लंबी छड़ वही तो रखी जाती है। और हम जानते हैं कि भैया घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3a, तो यही दे रखा है, √3a बराबर 21√3 दे रखा है। आपको हमेशा ऐसा ही दिया जाएगा कि जो √3 है वो कट जाए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू 21 आ गई। जब हमको a की वैल्यू मिल गई है, हम जानते हैं कि कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो 21 गुणा 21 कर लीजिए, 21 का वर्ग 441 होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। MPSI प्री 2025 का है, बढ़िया से आंसर की उठाना और देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न। कल आपकी मॉक टेस्ट आएगी, मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है कल?
4 है कि 4 है कि 5 है? 4 है ना। मॉक टेस्ट नंबर 4 कल आप किया जाएगी, ठीक है भाई। उससे पहले सुबह सुबह आपको जो है जीके करंट की वीडियो मिल जाएगी, जो हमने करंट सीरीज चालू की है एमपीएसबी एग्जाम के लिए, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका डिप्टी जेलर का हो, तो करंट सीरीज चालू की है हमने ना, 440 करंट सीरीज, जिसमें क्या मिलता है आपको, एमपी और इंडिया दोनों की करंट एक साथ में मर्ज करके हम देते हैं। जैसे हमने क्या करवाया था कि योजनाएं करवाई थी, तो हमने मध्य प्रदेश की योजनाएं भी करवा दी थी और साथ में इंडिया की योजनाएं भी करवा दी थी, जो आपके एपटेक ने अभी तक पूछी है 4-5 एग्जाम में, ठीक है। यही कल करवाएंगे। उसमें क्या करवाएंगे कि वर्तमान में भारत में कौन क्या है, भारत में वर्तमान कौन क्या भाई, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्य और आपका जो है राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, भारत में कौन क्या है, साथ में एमपी में कौन क्या है वो भी करवा देंगे भाई। एमपी में राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है और जो अधिकारी है वो कौन है, ये दोनों एक साथ में करवा देंगे। इनके एमसीक्यू भी करवा देंगे, तो बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत। बस आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर करोगे ये वादा करो, है ना। हमने आपसे कहा था आपको एक ही काम करना है, आपके घर में 8 या 10 मोबाइल हो, ठीक है, 10 मोबाइल हैं, ठीक है ना। तो 10 मोबाइल में कम से कम 7 मोबाइल में आप हमारे वीडियो को चलाएंगे। 2 मिनट चलाएं, 3 मिनट चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारा सा कमेंट कर देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। मम्मी का मोबाइल है, मम्मी थोड़ी देखेंगी, है ना। आप चालू कर दीजिए, चला करके कमेंट करके वहाँ से आ जाइए। हाँ, आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, है ना, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आपका प्रैक्टिस सेट एक तरफ चलाते रहेंगे, एक तरफ आपका मॉक चलाते रहेंगे और साथ में आपकी जीके जीएस करंट अफेयर भी कराते रहते हैं, एमपी के भी कराते रहेंगे। तो चारों तरफ से जब कवर करोगे ना, तब ये आपका एग्जाम निकल पाएगा। कोई एक पोर्शन लेकर बैठ जाओ, मैथ हमारा बहुत अच्छा है तो भाई मैथ के 20 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना, तो 20 नंबर लेके चले आना। ऐसा नहीं करना है, हर तरफ से इसको दबोचना है पेपर को, तभी आप 100% में आ पाएंगे, जिनको जो है फाइनली वर्दी मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। आ गया 19 नंबर, चलो 20 नंबर देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है भाई 3 संख्याओं का योग 370 है, ठीक है। पहली संख्या तीसरी का 1/4 है, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि जो तीसरी संख्या वो 5 है, तो 5 से कटने वाला ऑप्शन होगा, पर 5 से ये सारे के सारे कट रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये काम चल नहीं रहा है, इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। कर लेते हैं। देखो तो 1 2 3 संख्याएं हैं, ये है 5 तो 5x लिख देते हैं, ये है 3 तो 3x लिख देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो पहली संख्या है ना वो इसका 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगी 5/4x हो जाएगी, पहली संख्या 5/4x हो जाएगी। अब कह रहे हैं इन तीनों का जो योग है वही कितना है 370 है, तो कर लेते हैं तीनों का योग, लो कर लो भैया। तो ये हो जाएगा 5x/4 पहली संख्या, ये दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी 5 और 3 8x बराबर 370। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, 4 से 4 खत्म, 5x प्लस 4 का गुणा 8 में करेंगे 32, है ना, 32x, तो 32x और 5x/4 आ जाएगा। तो 32 और 5 कितना होता है 37, तो 37x/4 बराबर 370। काट दो, 37 से काटोगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, और इस 4 का 10 में गुणा करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ गई 40, ठीक है। क्या पूछा था आपसे सर, तीसरी संख्या पूछी थी, तीसरी संख्या का मान कितना था 5x था, x का मान कितना है 40 है, तो 5 गुणा 40 कर दो, 40 पंचे 200 होता है सर। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत बताओ, समझ में नहीं आया फिर से बता दें, बताइए। देखो 1 2 3 संख्याएं थी, ये 5 थी, ये 3 थी, और जो पहली संख्या है ना वो इसका 1/4 है, तो हम x लगा दो तीनों के सामने, तो ये 5x/4 हो जाएगी। बस इन तीनों का योग दिया गया था कितना 370, एलसीएम निकाल लोगे, यहाँ से 37x आ जाएगा बराबर 370 आ जाएगा, काट दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणा 4 बराबर 40। किसका मान पूछा है, तीसरी संख्या का पूछा है, तो 40 पंचे 200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको बता दें जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके बारे में बता दें। देखिए कितना अच्छा स्कोर किया, एमपी पुलिस का नोट्स लिया था इन्होंने, सुपर सिलेक्शन नोट्स, 85 नंबर इनके एमपी पुलिस में आए थे। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, एमपी पूरी फंसी थी, और अपना स्कोर भी इन्होंने शेयर किया है। इन भाई ने लिए थे एसआई और कांस्टेबल दोनों के एग्जाम, दोनों एग्जाम इनके क्वालिफाई हो चुके हैं, बढ़िया से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का फिजिकल दे चुके हैं और एसआई का मेंस दे रहे हैं, ठीक है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इनके 81 नंबर आए थे, इनका भी फिजिकल बहुत अच्छा गया है, ठीक है। तो ऐसे आप भी कमेंट कर रहे होंगे, आप भी अपने स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे कि सर मेरा हो गया है ना, मेरा भी सिलेक्शन हो गया सर, मुझे भी वर्दी मिल गई। लेकिन आपको जो हम बताते जा रहे हैं उसके हिसाब से काम करना होगा, उतना आपको हार्ड वर्क करना होगा जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है।
तो बस ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बढ़िया से आपको माइंड मैप वाले नोट्स भी दिए जाएंगे, सुपर रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो QR से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आपको फ़ोनपे नंबर ले लेना है। मैसेज करके सर फ़ोनपे नंबर दे दो, फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स ले लेना। ठीक है, अब आपका क्या काम है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। पहली बार आए हो तो देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो और ही भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। सबसे पहले आपको करंट अफेयर, करंट सीरीज 440 वोल्ट करंट वोल्ट वाला जो है, उसमें आपको जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन क्या और भारत में कौन क्या, इसका वीडियो मिल जाएगा विथ माइंड मैप, है ना, माइंड मैप के साथ में, और MCQ भी साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में शाम को आपका मॉक टेस्ट आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।